Yes. Hello everyone. Welcome to today's edition of Daily News Digest. Here we are going to discuss some important articles from Indian Express and The Hindu. And I hope you all are following these articles. These articles are important for your 2025 attempt. So let's start. We will start with Indian Express. Here you can see the first article is regarding obesity. So redefining obesity. So this particular article is regarding the new approach or new method which was being suggested by the Lancet Medical Journal, which has made some changes in the method to define obesity और to define the clinical obesity. ठीक है, तो कुछ टर्म्स चेंज किए गए हैं, कुछ मेथड चेंज किए गए हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐड किए गए उसमें, एंड इट इज अगेंस्ट दी और इट इज चेंज फ्रॉम द ओल्ड मेथड विच इज ओनली असेसिंग द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. सो व्हाट इज दिस बीएमआई, वो भी हम देखेंगे इसमें. अभी के अप्रोच क्या है, उसमें पैरामीटर्स क्या है, रेंज क्या है बीएमआई की, ओवरवेट अंडरवेट हम कैसे इसमें कैटेगराइज करते हैं, इंडिया के केस में अप्रोच क्या है, एंड व्हाट इज द न्यू मेथड. ठीक है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डाटा यहाँ पर मेंशन है. आई होप कि ये डाटा यहाँ से क्लियर हो. और ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं. सो आई एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस इन योर डाटा बुक. ठीक है, तो जैसे 2.5 बिलियन एडल्ट्स ग्लोबली आर ओवरवेट इंक्लूडिंग दोज लिविंग विद ओबेसिटी. और ये जो डाटा है, ये जैसे यहाँ पर मेंशन है, इट इज बेस्ड ऑन द डिटरमाइनिंग ओबेसिटी यूजिंग बीएमआई कट ऑफ्स. तो ये ओल्ड मेथड मेथड जो है बीएमआई की, उसी के थ्रू इसको फाइंड आउट किया है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट. 890 million adults are living with obesity globally, correspond to 16% of all adults. ठीक है, 37 million children under the age of 5 are estimated to be overweight. 390 plus million children and adolescent ages 5 to 19 years are overweight. ठीक है, 8% of the children and adolescents in the 5 to 19 age cohort are obese, up from the only 2% in 1990. ठीक है, तो इससे थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें. नाउ मूविंग ऑन टू दिस न्यू मेथड. तो अभी पहले देख लेते हैं कि ओल्ड मेथड क्या है. Here you can see the Lancet Medical Journal given the new definition for diagnosing the obesity beyond simply looking at the person's body mass index, the ratio of one's weight and height. तो BMI होता क्या है? So how has the obesity been measured so far? तो जैसे हम अभी तक किस टाइप से इसको मेजर करते आए हैं. The standard method of determining obesity across the world has thus far employed BMI cutoffs as a sole determinant. ठीक है, BMI cutoff हम यूज करते हैं. BMI क्या होता है? BMI is calculated by dividing a person's body mass in kilograms by square of their height measured in meters. ठीक है, तो किलोग्राम में वेट, मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है. इसको हम कैलकुलेट करते हैं इसके थ्रू बीएमआई को, बॉडी मास इंडेक्स को, और इन बॉडी मास इंडेक्स की कैटेगरी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हु इज ओवरवेट, हु इज अंडरवेट. ठीक है, सो बीएमआई लेस देन 18.5 इज कंसिडर्ड अंडरवेट, यहाँ पर मेंशन है. तो ये हम देख रहे हैं जो क्राइटेरिया, मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का क्राइटेरिया देख रहे हैं हम. वर्ल्ड लेवल पे इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं, पर इन केस ऑफ इंडिया देयर आर सम चेंजेस, सम वेरिएशंस. ठीक है, वी विल सी. द पर्सन विद बीएमआई ऑफ लेस देन 18.5 इज अंडरवेट. BMI between 18.5 and 24.9 is considered normal, and those with 25 to 9.9 are considered to be overweight, and with those over 30 are considered to be obese. ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये हमें याद रखने हैं. देन इस मेथड को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, क्यों जरूरत लगी कि हम मेथड को चेंज करें टू कैलकुलेट ओबेसिटी. ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी ओवर एंड अंडर डायग्नोसिस होता है ओबेसिटी का इस मेथड के थ्रू. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को एक्सेस बॉडी फैट है, तो इट हैव बीएमआई ऑफ मोर देन 30, बट दे मे नॉनदलेस सफर द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी. कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको एक्सेस बॉडी वेट की वजह से 30 से ज्यादा उसका बीएमआई है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी डिजीज से या कॉन्सिक्वेंस से सफर कर रहा. ऐसा भी केस हो सकता है. ऑन दी अदर हैंड ऐसा हो सकता है कि मसल मास बहुत ज्यादा है, पीपल विथ हाई मसल मास हैव बीएमआई ऑफ मोर देन 30 व्हाइल बीइंग एक्सट्रीमली हेल्दी एंड नो नीड ऑफ एनी इंटरवेंशन. ये भी हो सकता है.
कि वो मसल मास की वजह से उसका बीएमआई 30 से ज्यादा हो, बट वो देखा जाए तो एक्सट्रीमली हेल्दी है एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, किसी भी टाइप के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। तो उस केस में वो ओबेसिटी क्या हो गया, हमने क्या कर दिया उसको, हमने ओवर डायग्नोसिस कर दिया। ठीक है, सो देयर इज इशू ऑफ ओवर डायग्नोसिस एंड अंडर डायग्नोसिस। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको एक्सिस बॉडी फैट है बट 30 से ऊपर उसका बीएमआई नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बॉडी फैट एक्सेस में हो बट 30 से ज्यादा उसका बीएमआई नहीं है, तो दे मे हैव सफर्ड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू ओबेसिटी बट देयर बीएमआई इज लेस देन 30। तो हम किस टाइप से डायग्नोस करेंगे, तो ये कुछ इश्यूज हैं। इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो, लीन पीपल विद बीएमआई ऑफ लेस देन 30 हैव abdominal fat that can affect the function of the various organs। so इंडिया के केस में भी ऐसा है कि 30 से कम बीएमआई होने के बाद भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज। तो अल्टीमेटली हम सही क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे टू डिसाइड हु इज ओबीस। ठीक है, सो वी सॉ दैट इंडियंस वुड गेट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेल्थ डिजीज एंड अदर consequences of obesity even at lower BMI। this is because they typically have higher body fat percentage and central obesity as compared to Western counterparts, as compared to Western population। ठीक है, इंडीड तो हमने क्या किया, 2009 में कुछ चेंजेस की। बीएमएफ कट ऑफ फॉर ओबेसिटी वर एडजस्टेड फॉर इंडियंस। Those falling in 23 to 24.9 range were deemed overweight, while the BMI of more than 25 was deemed to be indicating obesity। ठीक है, हमने जो 30 था उसको हमने क्या कंसिडर किया इंडिया के केस में 25। तो ये तो पुराने कुछ चेंजेस हैं, बट अगेन इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इससे भी इशू जो रहा है बीएमआई के सोल यार्ड स्टिक हम उसको यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन ओबेसिटी, तो इससे भी कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो व्हाट इज दिस न्यू मेथड विच इज प्रपोज्ड बाय द लैंसेट कमीशन? The Lancet Commission defines clinical obesity as a chronic illness that results in alteration in organ function regardless of other conditions a person might have। ठीक है, so new definition क्या कर रहा है? It broadens the meaning of obesity to take into account a number of physical parameters such as height, weight, and waist circumference, as well as things such as muscle mass and functioning of various organs। So ultimately पहले हम जो बीएमआई से सिर्फ कैलकुलेट करते थे, इसने कुछ नए पैरामीटर्स ऐड किए। उसमें वेस्ट का सरकमफेरेंस भी हम ले रहे हैं, मसल मास भी ले रहे हैं एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स को भी हम डायग्नोस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या फंक्शनिंग और किस टाइप से अफेक्ट हो रही है ड्यू टू दी वेट। ठीक है, फॉर क्लिनिकल ओबेसिटी डायग्नोसिस पहले जो हम खुद से डायग्नोसिस कर लेते थे, तो फिजिशियन की हेल्प लगेगी इस केस में, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स हैं। द फिजिशियन विल हैव टू चेक फॉर ऑल काइंड्स ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स सच एज breathlessness, wheezing, sleep apnea, and high level of metabolic dysfunctions, non-alcoholic fatty liver disease, change in reproductive system, heart failure, chronic fatigue, knee and joint pains, among others। ठीक है, इस टाइप के कुछ पैरामीटर्स या इस टाइप के कुछ इश्यूज ये फिजिशियन को डायग्नोस करने पड़ेंगे। They may also have to consider how active a person is in their day-to-day life before arriving at a diagnosis। ठीक है, so under this new definition, obesity cannot be self-diagnosed। अब जैसे हमने पहले सिर्फ बीएमआई के थ्रू सेल्फ डायग्नोसिस कर लिया कि हमें हमारा वेट पता है, हमें हमारी हाइट पता है, हमने फॉर्मूले में डाला, हमने देखा किस रेंज में आ रहा है, हमने डिसाइड कर लिया कि वी आर ओबीस और नॉट। बट वो क्या हो जाती है, सेल्फ डायग्नोसिस। पर इन दिस न्यू डेफिनेशन, न्यू मेथड, देर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो विच यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू find out। So in that case, you will need a help of a physician। So you are not able to do the self-diagnosis here। It is determination for a qualified physician to make। ठीक है, these determinations are for the qualified physicians to make, like other diseases and conditions, ये सिर्फ qualified physician ही पता कर सकता है। ठीक है, देन व्हाट डज दिस प्री क्लिनिकल ओबेसिटी मीन्स अंडर दिस न्यू डेफिनेशन? तो अभी हमने देखा क्लिनिकल ओबेसिटी। ठीक है, द न्यू डेफिनेशन डज अवे विद द ओवरवेट कैटेगरी, एडिंग इंस्टीड अ कैटेगरी कॉल्ड प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। हमने देखा जब ओबेसिटी के नीचे वाली कैटेगरी कौन सी थी, अभी हमने यहाँ पर मेजर किया इसको, that 25 to 29.9 आर कंसिडर ओवरवेट। इस ओवरवेट वाली कंडीशन जो है क्लिनिकल ओबेसिटी के जस्ट नीचे वाली कंडीशन है, उसको हमने बोला है प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। ठीक है, where a person has excess body fat, no doubt, but no association या associated ongoing illness, कोई illness नहीं है उसको, excess body fat तो है। और जैसे ही illness की तरफ चले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लिनिकल ओबेसिटी। ठीक है, so commission defined it as an physical attribute but not an illness। ठीक है, physical attribute है but illness नहीं है।
सम पीपल इट माइट रिप्रेजेंट एन अर्लियर स्टेज ऑफ क्लिनिकल ओबेसिटी, मैंने अभी जस्ट बताया है उसके नीचे की स्टेज है। वेयर एज इन अदर पीपल इट कैन बी फिनोटाइप विद लोअर टेंडेंसी टू डायरेक्टली अफेक्ट ऑर्गन फंक्शंस, ठीक है, लोअर टेंडेंसी टू अफेक्ट द ऑर्गन फंक्शंस। बॉडी साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि नई मेथड है उसमें कुछ पैरामीटर्स हमने चेंज किए, ठीक है। कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, तो प्री क्लिनिकल के केस में बताया है कि दैट फोकस हैज टू बी ऑन रिस्क रिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्रेशन टू क्लिनिकल ओबेसिटी, हमें ध्यान रखना है कि रिस्क कम हो जाए एंड वी आर नॉट गोइंग टू अ स्टेज ऑफ क्लिनिकल ओबेसिटी, तो हमको इसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, प्रोग्रेशन को। इस केस में देखें तो कुछ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन सच एज गुड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सफिशिएंट रहे। बट इन केस ऑफ क्लिनिकल ओबेसिटी देयर शुड बी मोर evidence based and personalized intervention. Success in dealing with obesity should be assessed by improvement in the signs and symptoms associated with obesity rather than the loss in weight. तो सिर्फ हम क्लिनिकल ओबेसिटी में सिर्फ लॉस इन वेट को ही एक पैरामीटर नहीं मान सकते टू असेस दैट द पेशेंट और द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल ओबेसिटी इज रिकवरिंग और नॉट, ठीक है। तो उसके असेसमेंट में हमें सिर्फ लॉस इन वेट नहीं देखना है, हमें बाकी पैरामीटर्स को भी ध्यान देना है, साइंस एंड सिम्टम्स विच आर एसोसिएटेड विद दैट क्लिनिकल ओबेसिटी, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं टू ट्रीट दिस क्लिनिकल ओबेसिटी। तो ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नई मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड बीएमआई क्या होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ओबेसिटी इज करेक्ट, है ना, चार स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। बीएमआई कट ऑफ फॉर ओबेसिटी आर सेम फॉर ऑल पॉपुलेशंस वर्ल्ड वाइड। तो ये जैसे दे रहा है कि ऑल सेम फॉर ऑल पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अभी हमने देखा इन 2009 इंडिया के केस में थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है बीएमआई कट ऑफ। A person with BMI between 23 and 24.9 is considered overweight in India. That is correct. नहीं, हमने देखा इंडिया के केस में 23 से ज्यादा होगा तो ओवरवेट कंसिडर होगा, पर इन केस ऑफ वर्ल्ड 25 से ज्यादा होगा तो हम उसको ओवरवेट कंसिडर करते हैं। Indians have a lower risk of obesity related disease due to their lower fat body fat percentage. ये गलत है, इसका उल्टा सही होगा। It is Indians have higher risk of obesity related disease due to their high body fat percentage. Now BMI is calculated by dividing a person's height by their weight in kilograms. नहीं, ये गलत है। The contrary will be true. It is divided weight divided by square of height. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी टू, सेकंड, अ पर्सन विद बीएमआई बिटवीन 23 एंड 24.9 इज कंसीडर्ड ओवरवेट। या भी हमने जस्ट इसको देखा, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकंड आर्टिकल, सेम एक्सप्लेन पेज पे एक और आर्टिकल दे रखा है, दिस इज रिगार्डिंग दी एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी होने वाली है डेवोस में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। डेवोस स्विट्जरलैंड हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन अटेंडीज हैं उस पर ज्यादा हमको फोकस नहीं करना है, हमें अब ये देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या है, इसको किसने फाउंड किया है, इसके मैंडेट क्या है, ठीक है। जर्मन प्रोफेसर क्लॉस स्पॉक फाउंडेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट। जब इन्होंने फॉर्म किया, कब फॉर्म किया इसको, फाउंडेड इन 1971, ओरिजिनली नोन एज यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, ठीक है, ओरिजिनली इसका नाम क्या था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। जब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, तो आपको बताना है इट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। होता क्या है ये स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, दैट द कंपनी शुड सर्व ऑल इट्स स्टेक होल्डर नॉट जस्ट इट्स शेयर होल्डर, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है दैट कंपनी शुड सर्व ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स नॉट जस्ट इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स में इंप्लॉइज, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी इट इज पार्ट ऑफ, ठीक है। Now, in service of this idea, business, governments, and civil society leaders annually meet their way to the Alps to consider the major global issues of the day and brainstorm solutions to address these challenges. ठीक है, अल्टीमेटली होता क्या है, ये बोल रहा है कि एनुअली ये लीडर्स जो होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स, ये सब मिलते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाट आर द ग्लोबल इश्यूज, चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, ठीक है। होता क्या है, इनिशियली द फोकस वाज ऑन हाउ the European firms could catch up with the US management practices in 1970s, ठीक है। पहला इनिशियल फोकस क्या था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कि जो यूरोपियन फर्म्स जो हैं वो कैसे यूएस फर्म से कॉम्पीट कर सकते हैं इन द इनिशियल ईयर्स, बट लेटर ऑन
The organization introduced a system of membership for 1,000 leading companies of the world, and the European Management Forum was the first non-governmental institution to initiate a partnership with China's Economic Development Commission in 1979. And same year, China and US established diplomatic ties. तो ये इसका एक contribution रहा है. Then it bring together 3,000 participants, among whom are the business investors, business leaders, political leadership, economists, celebrities and journalists. ठीक है, ये सब लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. इन द केस ऑफ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है. लास्ट ईयर द मेजर थीम्स एट द इवेंट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो सभी टाइप की थीम्स पे ये डिस्कस करते हैं. फंडिंग कौन देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को? बिकॉज इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज लार्जली फंडेड बाय इट्स पार्टनरिंग कॉर्पोरेशन. दीज आर जनरली ग्लोबल इंटरप्राइजेस विथ द एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन 5 बिलियन. ठीक है, ग्लोबल इंटरप्राइजेस जो भी हैं जिनका टर्नओवर 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, वो जनरली इसमें इसको कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी फंडिंग. ठीक है, वो उसके फंडिंग पार्टनर्स. इसके चेयरमैन जो हैं वो वही हैं जो इसके फाउंडर हैं. और इसके अलावा इसमें बोर्ड है जो ट्रस्टी बोर्ड है जो इसको मैनेज करता है. ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में. इसमें क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं? हियर यू कैन सी, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जब वेबसाइट पे जब जाओगे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. इसमें क्वेश्चन आते हैं इसके पब्लिकेशंस पे, ये कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. ठीक है, जब आप इसमें जाओगे तो आप देखो कि बहुत सारे पब्लिकेशंस यहाँ पर मेंशन है. जैसे चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक कौन निकालता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. पहले भी प्रीलिम्स में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के. ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इसके अलावा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ये किसने रिलीज किया था ये रिपोर्ट? ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया था. ठीक है, और मैं बता दूं, इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? दैट इज ऑल्सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. फ्यूचर ऑफ जॉब्स एक रिपोर्ट थी, एनुअल रिपोर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वो कौन रिलीज करता है? ये हमें याद होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following statement about World Economic Forum is correct? ठीक है, it was founded in 1981. It's primarily funded by contribution from national governments. ये गलत है क्योंकि इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1971 में. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. और कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट नहीं करती, वर्ल्ड बिजनेसमैन या फिर वर्ल्ड के जो कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर अभी हमने देखा इज ग्रेटर देन $5 बिलियन, वो करते हैं. The World Economic Forum's mission is to provide a non-for-profit platform for stakeholders to collaborate with a focus on public sector policy making. Sorry. So ये बोल रहा है कि फोकस होता है पब्लिक सेक्टर पॉलिसी मेकिंग पे, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट. सिर्फ पब्लिक सेक्टर पॉलिसी मेकिंग पे फोकस नहीं होता है. ठीक है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिशेस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स सच एज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स टू इन्फ्लुएंस दी ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज. तो ये सही हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हमने देखा ये साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स पब्लिश करता है. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज चेयर्ड बाय द क्लॉस श्वाब, जो इसके फाउंडर हैं, हु इज सोलली रिस्पांसिबल फॉर फंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो ये गलत है, इसकी फंडिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी हमने देखा. ठीक है, और सिर्फ वही डिसीजन मेकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देयर इज ट्रस्टी बोर्ड. ठीक, तो इस टाइप से हमने इस आंसर को देखेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट एंड ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं. दीज टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, एक आर्टिकल द हिंदू में आज ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है. तो एक अभी रिसेंट न्यूज है, दैट इज रिगार्डिंग सेंटर लिफ्ट्स बैन ऑन शुगर एक्सपोर्ट. ठीक है, शुगर के जो एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा था टू मैनेज द प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट इन द 2023. तो हमारे लिए सिर्फ ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है. एक दो चीजें हैं जो आप एज अ होमवर्क इसको देख सकते हो. द यूनियन फूड मिनिस्टर दैट this move to increase or to lift the ban on the sugar export would ensure that price stability benefit 5 crore farmers. तो इसके एडवांटेज क्या होंगे अल्टीमेटली? क्योंकि जो एक्सपोर्ट करता है वो होते हैं शुगर मिल्स, और जब शुगर मिल्स जो होता है वो पेमेंट्स क्लियर करने में काफी डिले करते हैं फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स वहां पर जो क्रॉप्स हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं शुगर मिल्स को. शुगर मिल्स जो है शुगर प्रोड्यूस करता है और देन ये इसको एक्सपोर्ट करता है या डोमेस्टिक मार्केट में सेल करता है. बट अभी क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में बैन लगाने की वजह से उनके पास जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा है, एंड ड्यू टू दी ओवर अवेलेबिलिटी जो प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में वो रिड्यूस होने लग जाते हैं. और अल्टीमेटली जब मिलर्स को, जो मिल्स चलाते हैं, उनको प्राइस नहीं मिलेगा तो फार्मर्स को भी प्राइस नहीं मिलेगा. सो अल्टीमेटली जब एक्सपोर्ट होगा तो
there will be increase in price, increase in the benefits or the profit to this sugar mills. और sugar mills के पास जब पैसा आएगा, this then that will ultimately leads to increase in liquidity and the availability for प्राइस फॉर दी फार्मर्स, तो फार्मर्स को भी अच्छा प्राइस मिलेगा उनकी क्रॉप्स का। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि इसका एडवांटेज रहेगा फॉर शुगर मिल्स ऑल्सो एंड फॉर फार्मर्स ऑल्सो। तो ये इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। शुगर एक्सपोर्ट में, शुगर प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा नंबर है वो आप लोगों को देखना है जाके, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देन अगेन अगेन हम इसमें शुगर केन का देखें तो शुगर केन प्रोडक्शन क्रॉप, शुगर केन एज ए क्रॉप, उस पर क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम किया जा सकता है, क्या कंडीशंस है टू ग्रो शुगर केन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल। इस टाइप से हमें इसके कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ चीजें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है फॉर अवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो दैट्स इट फ्रॉम today's newspaper, and that's it for today. We'll meet again with another set of articles. Thank you so much.